नमस्कार। 1 नवंबर 2025 सुजसी बुलेटिन में एक बार पुनः आपका स्वागत। आज के करंट अफेयर को शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है, एक शिक्षक दरवाजा खोल सकता है लेकिन प्रवेश आपको खुद करना होगा। शिक्षक केवल आपके लिए एक गाइड का कार्य करता है, आपके मार्गदर्शक का कार्य करता है, लेकिन आखिरकार जो रास्ता तय करना है वो आप स्वयं को करना है। शिक्षक मार्गदर्शन करेगा लेकिन उस मार्गदर्शन के अनुसार उस मार्ग पर चलने का कार्य तो विद्यार्थी को स्वयं को करना पड़ेगा। इसलिए शिक्षक के मार्गदर्शन में आपको खुद ही चलना पड़ेगा, आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए शिक्षक के मार्गदर्शन में आप चलते रहिए, लगातार निरंतर मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलते हैं करंट अफेयर पर। आज की पहली न्यूज है, संजीव कपूर को टॉप एग्री फूड पायनियर 2025 अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड है? टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड 2025 के विजेता कौन है? संजीव कपूर। संजीव कपूर का नाम सुना होगा, ये मशहूर शेफ और पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तित्व है। और ये जो पुरस्कार मिला है, इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन को खाद्य और कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पुरस्कार का नाम है TAP, टॉप एग्री फूड पायनियर 2025। ठीक है, ये संजीव कपूर को पुरस्कार क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने स्वस्थ और टिकाऊ खान पान को बढ़ावा देने के लिए पोषण की वकालत की है। किसकी वकालत की है? पोषण की, न्यूट्रिशन की और टिकाऊ खान पान की बात की है। इन्होंने बाजरा, जिसको मिलेट्स बोलते हैं, जो आयरन रिच मिलेट होता है, आयरन युक्त जो बाजरा होता है, जो मोटे अनाज में शामिल किया जाता है, इस बाजरा को लोकप्रिय बनाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्कूलों में लाखों बच्चों तक पौष्टिक भोजन पहुंचाने के लिए स्कूल पोषण कार्यक्रम में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और नॉर्मन ई बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय संवाद डेस मोइनेस, आयोवा, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित हुआ और जहां ये पुरस्कार इनको दिया गया। ये जो सम्मान मिला है, ये भारतीय कृषि और खाद्य नवाचार में संजीव कपूर के वैश्विक प्रभाव को उजागर करता है कि भाई दुनिया ने इनके प्रयास को समझा और ये पुरस्कार इनको दिया। नेक्स्ट न्यूज है, राफेल जेट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उड़ान। देखो, ये द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहली राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 लड़ाकू विमानों के अंदर उड़ान भरी है। कौन कौन से? इससे पहले इन्होंने 2023 के अंदर सुखोई 30 MKI के अंदर उड़ान भरी थी। किसमें? सुखोई 30 MKI में। और अभी इन्होंने राफेल के अंदर उड़ान भरी है। तो राफेल और सुखोई 30 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली ये भारत की पहली राष्ट्रपति है। यह घटना भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति उनके अटूट समर्थन और सशस्त्र बलों के महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उनके प्रयास को दर्शाती है। ये राष्ट्रपति जी का पिक्चर है, आप सामने देख ही रहे हो। तो ये वे पहली राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी, सुखोई 30 MKI के अंदर 2023 में, और अब 25 के अंदर इन्होंने राफेल लड़ाकू विमान के अंदर उड़ान भरी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। अगली न्यूज है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सर्वोच्च सम्मान मिला है दक्षिणी कोरिया का। कौन से देश का? दक्षिणी कोरिया का। और इसको बोलते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा का पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। ये देखो, दक्षिणी कोरिया की तरफ से है। दक्षिणी कोरिया का इसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहते हैं। और ये आमतौर पर राष्ट्र अध्यक्ष और शाही परिवारों को, रॉयल फैमिली को दिया जाता है। उन्हें सिल्ला साम्राज्य के चोनमा चोंग क्राउन की एक प्रतिकृति भी इनको भेंट की है। ये देखो, सामने दिख रही होगी आपको। यह सम्मान दक्षिणी कोरिया और USA के बीच मजबूत गठबंधन और द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। कोई खास बात इसमें नहीं है, लेकिन ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा
का सम्मान कौन सा देश देता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, दक्षिणी कोरिया देश देता है। ठीक है, अब 2025 का वर्ड ऑफ ईयर, वर्ड ऑफ, प्रत्येक साल एक डिक्शनरी का एक वर्ड होता है जो चर्चा में रहता है। तो इस बार 2025 का वर्ड ऑफ ईयर डिक्शनरी.com ने चयन किया है, वर्ड ऑफ द ईयर 67, जिसको 67 कहा जाता है, 6-7 एक इंटरनेट स्लैंग है। इंटरनेट स्लैंग क्या होता है कि जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है और इसका उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। अब किस किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है? 67 का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित भावनाओं को दे, कौन कौन सी? ठीक ठाक या औसत, कोई व्यक्ति ठीक ठाक होता है या औसत है, एवरेज है, तो अपन कहते हैं वो 6-7 है या 6-7 है। ठीक है, तो इसका उपयोग थोड़ा ठीक ठाक, जैसा है वैसा या औसत होने की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो 6-7 का प्रयोग करें, इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति एवरेज है, औसत है। ठीक है, इसके अलावा बेपरवाही या हास्यास्पद, इसे अक्सर बेपरवाही या हास्यास्पद, केयरफ्री या ह्यूमरस संदर्भ में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब उत्पत्ति देखो, इसकी उत्पत्ति सोशल मीडिया और संगीत से हुई, विशेषकर अमेरिकी रैपर स्क्रीला के गाने डूट डूट 6-7 से इसे लोकप्रियता मिली। इसके बाद यह टिकटॉक और रील जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। यह पहली बार है जब किसी संख्या को डिक्शनरी.com द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। अभी तक तो दूसरे के वर्ड चुने जाते थे, लेकिन पहली बार किसी संख्या को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है और वो संख्या है 6-7। ठीक है, यह चयन दर्शाता है कि कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया ने संवाद के नए और गैर पारंपरिक रूपों को जन्म देकर भाषा को लगातार बदल दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। पॉल बिया विश्व के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति पॉल बिया। ठीक है, इनकी उम्र है 92 वर्ष। देखो 92 साल के राष्ट्रपति बने, कौन से देश के? कैमरून देश के 92 साल के राष्ट्रपति, जिसका नाम है पॉल बिया, विश्व के सबसे वृद्ध कार्यरत राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं। फिर से चुनाव जीतकर ये विश्व के सबसे वृद्ध कार्यरत राष्ट्राध्यक्ष बने और ये उनकी 8वीं जीत है, लगातार 8वीं बार ये जीते हैं। और 12 अक्टूबर 2025 को इनका चुनाव हुआ। कैमरून की जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ने बिया के पुनर्निर्वाचन की घोषणा की और इनको 53.66% वोट मिले और जिसको हराया है उनको 35.19% वोट मिले और इनका नाम है ईसा चिरोम बाकारी। चुनाव कम जन विश्वास, हिंसक विरोध प्रदर्शन, नागरिकों की मौत और वोटर फ्रॉड, धांधली के आरोपों के बीच में हुआ है, ये विवादों के बीच में हुआ है। 1982 में पॉल बिया ने कैमरून के पहले राष्ट्रपति अहमदो अहीदजो के इस्तीफे के बाद सत्ता संभाली थी। वे अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक माने जाते हैं। कौन? पॉल बिया। उन्होंने अपने लगातार शासन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय की सीमा, टर्म लिमिट को समाप्त कर दिया कि कोई टर्म लिमिट नहीं होती है। तो इनका नाम है राष्ट्रपति पॉल बिया और ये विश्व के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। देखो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी मिली है। यह आयोग जनवरी 2025, कब से? जनवरी 2025 में गठित किया और इसके प्रावधान 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं। गठन की मंजूरी भारत सरकार, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है और ये 1 जनवरी 2026 से लागू होने की तिथि है इनकी। पहला वेतन आयोग गठित हुआ था 1946 में। कब गठित हुआ था? 1946 में और लागू हुआ था 47 में, जब देश आजाद हुआ। तो देश आजाद होने से पहले ही वेतन आयोग गठित हो गया था और इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचार्य। कौन थे? श्रीनिवास वरदाचार्य। पहला वेतन ढांचा इन्होंने तय किया था। तो ये याद रखना है आपको कि श्रीनिवास वरदाचार्य पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष थे, जिसका गठन 1946 में हुआ। इसके बाद दूसरा वेतन आयोग बना 46 के बाद में 1957 के अंदर, जिन्हें 1960 से ये लागू हुआ। जगन्नाथ दास इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने वेतन समानता का कंसेप्ट लागू किया। तीसरे वेतन आयोग बना 1970 में, जिसकी रिपोर्ट 1973 में लागू हुई। जस्टिस रघुबर दयाल, इन्होंने पारदर्शी प्रणाली स्थापित की। चौथा वेतन आयोग 1983 के अंदर 86 में लागू हुआ। पीएन सिंगल इसके अध्यक्ष थे और रैंक पे लागू किया गया।
पांचवा वेतन आयोग बना है 1994 में, 96 में लागू हुआ। एस रन्नावेल पांडियन इसके अध्यक्ष थे। न्यूनतम वेतन वृद्धि इसमें की गई। छठा वेतन आयोग बना 2006 के अंदर, 2008 में लागू हुआ। बी एन श्री कृष्ण इसके अध्यक्ष थे। पे बैंड सिस्टम लागू हुआ था। और सातवां वेतन आयोग गठित हुआ था 2013 के अंदर, इसने 2016 से ये लागू हुआ है। ए के माथुर इसके अध्यक्ष थे और 18,000 न्यूनतम वेतन इसमें तय किया गया था। तो पिछली बार 2016 में लागू हुआ था, इस बार संभावना है 10 साल बाद 2026 में लागू होने की। देखते हैं कब लागू होगा, लेकिन अभी तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं और ये 8वां केंद्रीय वेतन आयोग गठित किया गया है। ठीक है। भारत अमेरिका डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 10 सालों के लिए, ये 10 साल के लिए एक रणनीतिक ढांचागत समझौता किया गया है। यह कोई ठोस अनुबंध या निश्चित ठेका नहीं है, बल्कि भविष्य के किसी भी ऑर्डर या काम के लिए शर्त और नियमों को निर्धारित करता है। तो अभी कोई ठोस ठेका या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बल्कि इन फ्यूचर जो भी ऑर्डर होंगे उनमें कौन कौन से टर्म्स और कंडीशन और रूल्स फॉलो किए जाएंगे, उसके लिए भारत अमेरिका के बीच में डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है। यह कॉल ऑफ के माध्यम से आवश्यक छोटे मोटे काम या ऑर्डर को समय समय पर जारी करने की अनुमति देता है। तो कुल मिला के भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा क्षेत्र में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ 10 साल के लिए। अब पिछली क्लास के अंदर हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है, जो लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो इसका उत्तर है, दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन अमेजन बेसिन है। कौन सा बेसिन है? अमेजन बेसिन, जो लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों से जुड़ा हुआ है। और कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका के कई देशों में फैला है, जिसमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया वगैरह है। ठीक है। अमेजन बेसिन 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जैविक रूप से विविध नदी तंत्र है, जिस बायोडायवर्सिटी के हिसाब से सबसे समृद्ध जो नदी वाला सिस्टम है वो कौन सा है? अमेजन बेसिन है। कौन सी जगह? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है। अब आज का सवाल है कि कौन सा ग्रह है आकार और संरचना के पृथ्वी के सबसे अधिक समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। आपके सामने ऑप्शन है मंगल, शुक्र, वरुण और बुध। तो ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, सही उत्तर है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके अलावा सिर्फ 1 से 6 सेंटीमीटर ऊंचा दुनिया का सबसे छोटा पेड़ कौन सा है, ये भी आपको बताना है कमेंट करके। सिल्वर बिर्च, माउंटेनेस, ड्वार्फ विलो या जापानी मेपल। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। थैंक यू।